Hi everyone, I welcome you all to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and today एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ with yet another question paper that I'm going to discuss today. And जो आज का जो क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ 2023 पेपर नंबर 1 विच वाज हेल्ड इन अप्रैल. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, शुरू करने से पहले पेपर थोड़ा सा लेवल अच्छा आया था इस एग्जाम का, तो काफ़ी ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज sand fall vertically on a conveyor belt at a rate of 0.1 kilogram per second. In order to keep the belt moving at a uniform speed of 2 meter per second, the force required to be applied on the belt is. बेल्ट पे कितनी फोर्स लगाएं? देखिए, सबसे पहले F इज इक्वल्स टू एम ए. हमारे पास फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम ए एंड m को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो मास मुझे लेकिन रेट में गिवन है दैट इज, अब ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी इज गिवन टू बी इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज नथिंग बट 0.2 न्यूटन. हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 न्यूटन, बी ऑप्शन. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास. कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें एक 0.8 kg 800 ग्राम के मास को हमें लिफ्ट करना है 4 मीटर के डिस्टेंस तक 2 सेकंड के अंदर, तो हमें पावर कैलकुलेट करनी है. देखिए, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब आपको मास गिवन है 0.8, जी गिवन है 10, एच गिवन है 4 यानी कि 4 मीटर. एच इज गिवन टू यू 4 मीटर एंड दैट टू इज इन 2 सेकेंड. दैट टू इज इन 2 सेकेंड. तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, 18 टू 4 32 अपॉन 2 दैट इज 16 वॉट. दैट इज 16 वॉट और वो ऑप्शन में नहीं है. एक बार क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेते हैं, एक बार थोड़ा क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं, कोई मिस्टेक ना हो गई हो. इट्स 8.0, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. 8.0 है. जब ये 8.0 है तो इसको 8 ही रहने देते हैं. हाँ, इसको 8 ही रहने देते हैं. 320 160. बी ऑप्शन आपके पास सही आंसर है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यस, दो ब्लॉक हैं, एक का मास 2 kg है, एक का मास 3 kg है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम. उनके बीच जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन वो है 0.2. The bottom block is pulled with a horizontal force F such that both the block move together without slipping. Taking acceleration due to gravity as 10, the maximum value of frictional force. आपको frictional force निकालनी है. देखिए, जब आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है. आप इसको पुल कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालने मैक्सिमम कितनी होगी. अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस पे लगेगी, इस पे तो फ्रिक्शन है ही क्योंकि आप इसे पुल कर रहे हैं, उस पे वैल्यू कम है. यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, एकदम से मोशन में ये आएगा, तो एफ आपके पास होगा कितना, म्यू आर, और यहां से म्यू एम जी. म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 2, जी कितना है 10, तो कितनी फोर्स आ जाएगी 4 न्यूटन. 4 न्यूटन फोर्स आएगी.
कितनी फोर्स आ जाएगी? 4 न्यूटन। नेक्स्ट, a mass is attached to a spring that hangs vertically. The extension produced in the spring is 6 centimeter on earth and acceleration due to gravity on the surface of moon is 1/6. अब आपको एक्सटेंशन बताना है स्प्रिंग में, मून पे कितना होगा। देखो एक स्प्रिंग है, उस पे एक वेट हैंग्ड है, ठीक है, और जो एक्सटेंशन है 6 सेंटीमीटर की है। अब फोर्स कितनी लगती है? kx। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? mg इज इक्वल्स टू kx। तो यानी कि g इज इक्वल्स टू kx अपॉन m। ये दोनों कांस्टेंट है। g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि g1 ओवर g2 इज इक्वल्स टू x1 ओवर x2। आपको चाहिए x2, g1 ओवर g2 इंटू x1। g1 कितना है? g है, अर्थ पे g2 कितना है? g/6 है। ये कितना है? 6 है। इस 6 से ये 6 कैंसिल। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी? b की। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, रेजिस्टेंस है 10 ओम, वाट नहीं है, ये गलत है, 10 ओम। दिस इज नॉट ओम। अब उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया। जब स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा n² r। n इज द चेंज। डबल हुआ है तो 2 का स्क्वायर इंटू पहले 10 था, अब कितना हो गया? 40। 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया है। रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया तो करंट 4 गुना कम हो जाएगा। सो दैट इज सी ऑप्शन, 1/4। नेक्स्ट, अब इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड सी यू आर गेटिंग 4 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिए एग्जाम्स की। यस, क्वेश्चंस आर टफ, लेकिन सारे मुश्किल नहीं होते ना। एक समझदार इंसान वही है जो पहले आसान चीजों को निपटा लेता है ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो इनका आ जाएगा r इंटू आर, r प्लस आर। ये आ गया r/2। r/2 के साथ ये वाला r सीरीज में है तो ये आ जाएगा कितना? 3r/2। सी ऑप्शन, 3r/2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, एक्सरे के बारे में बताना है। तीसरा, वेवलेंथ बीइंग शॉर्टर दीज आर यूज्ड फॉर रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में आप शॉर्ट वेवलेंथ नहीं यूज कर सकते, तो इसमें ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहां पर दो आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस है, एक के साथ एक सीरीज में लगे हुए हैं और एक 10 kg का जो मास है वो उनसे के साथ हैंग्ड है। हमें ये बताना है कि इनकी रीडिंग क्या होगी। इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग। अगर मैं मासलेस मान लेता हूं स्प्रिंग को, जो कि हम मान भी सकते हैं, अगर हम स्प्रिंग को मासलेस मान सकते हैं, तो जब स्प्रिंग को मासलेस हम मान चुके हैं तो ये भी कितना वो दिखाएगा रीडिंग 10 kg, क्योंकि 10 kg का ही वेट हैंग्ड है। ये भी कितना दिखाएगा? 10 kg। दोनों के दोनों सेम रीडिंग दिखाएंगे। डी इज द करेक्ट, डी जो है वो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई टावर। एक 20 मीटर का टावर है, वहां से एक स्टोन को थ्रो किया गया विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आपको रेंज निकालनी है तो दैट विल बी u√2h अपॉन g। आपके पास u कितना है? 12, 2 इंटू 20, g को आप 10 रखिए आराम से, तो ये आ जाएगा 24 मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, काफी मतलब परेशान करने वाला क्वेश्चन है। पहले तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो रिस्क मत लीजिएगा। इफ यू आर ऑन द सेफ साइड तो यस,
हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन के लिए जरूर जाइए, बट ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसकी वॉल्यूम v है और उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी बॉडी तभी फ्लोट कर सकती है जब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो, तो वो फ्लोट करेगा। उसने कहा है कि F1v इतना पार्ट वॉल्यूम का अंदर है, बाहर कितना रह गया, टोटल वॉल्यूम v है, वो v वॉल्यूम में से F1v जो है वो सबमर्ज्ड है, अंदर है। F1v सबमर्ज्ड है, अंदर है, तो बाहर कितना है 1 माइनस F1 इंटू वी, इतना पार्ट बाहर है। उसके बाद उसी सेम स्फीयर को वाटर के साथ एक स्पेसशिप में रख दिया, स्पेसशिप स्पेस के अंदर चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है विद ए लेस देन जी, विद ए लेस देन जी। तो अब बताना है, अब जो उसकी सबमर्ज वॉल्यूम है वो F2v है। पहली बात यहां से ये पता चलती है कि अभी भी वो फ्लोट ही कर रहा है, और क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि जो F2 है वो F1 से ज्यादा है, ये तो नहीं मैं बोल सकता ना, F2 इज नॉट ग्रेटर देन F1। अब यहां पर ये बहुत से आपने देखा होगा कि आंसर ये सही है, बट अगर वो तैर रहा है, अगर F2 F1 से ज्यादा होता तो इट विल नॉट बी एबल टू फ्लोट, इट विल नॉट बी एबल टू फ्लोट। तो इसका सही आंसर आपका डी बनेगा, F2 इज इक्वल्स टू F1, बराबर है दोनों, एक्सेलरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उन पर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, दो आइडेंटिकल कंटेनर X और Y कनेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द थिन ट्यूब, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। The tube has a liquid valve in it as shown in figure. Initially container X has liquid filled up to high touch, it contain Y is empty. When the valve is open, both the containers have equal amount of liquid in equilibrium. Equilibrium शब्द यूज हुआ है, इक्विलिब्रियम, ध्यान रखें इस बात का, शब्द यूज हुआ है इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज P1 एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज P2। तो क्या होगी, देखिए जी, अभी हाइट यहां पर h है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट हाइट पे डिपेंड करती है mgh इक्विलिब्रियम में। तो जब आधा वाटर इधर चला जाएगा तो हाइट हाफ रह जाएगी, हाइट हाफ रह जाएगी, तो P1 इज 2 टाइम्स ऑफ P2। P1 है ये, P2 क्या है mgh बाय 2, सिंपल। तो 2 उधर चला जाएगा, सो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ P1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस r। अब कह रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ एवरेज एक्सेलरेशन बताना है जब वो आधा सर्कल ट्रेवल कर लेगा, जब वो आधा सर्कल ट्रेवल कर लेगा तो हमने क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन। आधा सर्कल जब ट्रेवल कर लेगा। अब सबसे पहले यहां पर अगर वेलोसिटी की बात करो तो डायरेक्शन है ये, यहां पर वेलोसिटी की अगर बात करो तो डायरेक्शन है ये, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, डेल्टा पी कितना आ जाएगा आपके पास, mv माइनस ऑफ माइनस mv, कितना आ गया 2mv। चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 2mv। जब चेंज इन मोमेंटम 2mv आया है तो सेकेंड लॉ से फोर्स कितनी आएगी, डेल पी अपॉन डेल टी, दैट इज 2mv डेल टी। डेल टी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना, हाफ सेमी सर्कल में पाई आर, वेलोसिटी v, यहां पे पुट कर दीजिए, यह आ जाएगा 2mv पाई आर, v ऊपर जाके v स्क्वायर, और फोर्स होती है ma, फोर्स होती है ma 2mv स्क्वायर अपॉन पाई आर। m से m कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आएगी 2, a इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। टू फोर्सेज ऑफ 5 न्यूटन, दो फोर्स है 5 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड 60 डिग्री पे एक्ट कर रही हैं,
वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान सा सवाल है। डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर cos 60, ये आ जाएगा रूट 25 25 25 25 25 25 75। 75 के नजदीक स्क्वायर ढूंढिए। ये सिंपल, 5 इंटू वो कर सकता हूं तो 5 रूट 3 आएगा, 5 इंटू 1.73 आएगा, 3 5 जो 15, 1 35 36 3 8.65 सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रेविटी की जो फोर्स है अर्थ पे मून से ज्यादा है, मून से अर्थ पे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑन द मून, force of gravity of earth on the moon is greater than force of gravity of earth on the moon. The force of gravity of earth on the moon and the moon on the earth are equal in magnitude and are in same direction. Force of gravity of the earth on the moon and the moon on the earth are equal. Yes, इसमें बताना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में बात नहीं हो रही है। ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट्स एन एक्सेलरेशन। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात हो रही है। और अगर दिस इज सन, दिस इज मून, सॉरी दिस इज अर्थ, दिस इज मून, तो अर्थ मून को इधर अट्रैक्ट करेगी, मून इधर, तो ऑपोजिट लगती है। डी ऑप्शन। आगे बढ़े। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 80 वॉट, व्हाट इज ऑपरेट व्हेन इट इज ऑपरेटेड, दिस पावर रेटिंग। अब ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू फिगर आउट द कांस्टेंट पैरामीटर, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। अब वोल्टेज कितने भी मिले, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, रेजिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P, तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। V1 स्क्वायर कितना था 220 इंटू 220, P1 कितना था 80 इज इक्वल्स टू V2 कितना है 110 इंटू 110 कितना P2 2 2, तो P2 कितना आ गया 20 वॉट। P2 आ जाएगा 20 वॉट। ठीक है, डिस्पर्शन का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी लाइट होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पिछली वीडियोस में जाकर के देख सकते हो, बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट का, सबसे कम डेविएशन होता है रेड का। रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है। तो वॉयलेट देख लो सबसे पहले तो डेविएट द मोस्ट। अब ये है, इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा है, रेड लाइट डेविएट द मोस्ट, नो सॉरी, रेड ब्लू लाइट डेविएट द मोस्ट, बी और डी में से कोई एक है। उसमें कह रहा है ब्लू लाइट की स्पीड हाईएस्ट है, नहीं नहीं नहीं, लोवेस्ट स्पीड होती है ब्लू लाइट की, रेड की हाईएस्ट होती है। रिफ्रैक्ट वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। Which one of the following is true for speed of a sound in a given medium? Remain same, faster at higher frequency, slower at higher frequency. दो, अच्छा slower at lower wavelength। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्पीड ऑफ, जो स्पीड है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब लाइट की वेवलेंथ तो एक जैसी है, वो तो चेंज नहीं हो रही ना एक मीडियम में, किसी गिवन मीडियम में, तो जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी स्पीड। अब स्पीड साउंड की फास्टर होगी हायर फ्रीक्वेंसी, सिंपल। बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर, कौन से टेलीस्कोप में सिर्फ मिरर होते हैं, न्यूटोनियन। यस 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 यस, न्यूटोनियन टेलीस्कोप ओनली कंटेन मिरर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको उसने एक ब्लॉक दे दिया है, अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2f और 3f के बीच में रखा है। ये जो AD वाली साइड है वो 2f पे रखी है, ये जो CB वाली साइड है वो 3f पे रखी है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कनकेव मिरर में जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी जाती है ना कोई, ऐसे इमेज बनती है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब समझते हो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैग्निफिकेशन कम होता है, तो इसलिए
1/2 या 2/3 में से कोई एक आएगा, ये नहीं आएगा। तो अब हम सी बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को क्या लिखूंगा 3f, उधर ले जाओ 1/f माइनस 1/3f इज इक्वल टू 1/v, और यहां से आ जाएगा 2/3f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू आई है कितनी 3f/2। अब आप 2/3 मत लिख देना, अब ये भी तो देखो ना, AD टू BC की बात हो रही है, तो जब मैग्निफिकेशन आएगा कितना आएगा 3f 3f/2/3f, 3f से 3f कैंसिल, कितना आया है 1/2। सी ऑप्शन आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन। ये तो सीधा सीधा रिजल्ट है, ये मैं जब पढ़ाता हूं तब भी मैं कराता हूं, स्पेशली लिखवाता हूं। अगर इंसिडेंट रे, अगर आपके पास मिरर को आपने थीटा से जो है रोटेट कर दिया, इंसिडेंट रे थीटा से ही होगी लेकिन रिफ्लेक्टेड 2 थीटा से होगी, तो इसमें तो ऐसा कुछ बताने लायक बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा उलझाने के लिए सवाल इतना लेंथी बना दिया। दैट इज 2 थीटा। नेक्स्ट, हाँ, a railway wagon of mass m1 is moving with speed v1 along a straight track. As a result of rain, after some time it gets partially filled with water, so that mass of the wagon becomes m2, speed becomes v2. Taking rain to be falling vertically and water stationary inside the wagon, the relation between two speed v1 and v2, it's very simple. Law of conservation of linear momentum, mass बढ़ा speed कम होगी, speed कम हुई mass बढ़ जाएगा, as simple as that. Which one of the following instrument is not true for a flute, a musical instrument? इनमें से कौन सा सही नहीं है? Momentum of the waves on the blow jet determine the loudness. Okay. Arrival time of the waves on the blowing jet. 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा पानी पी ले। इसका हमारे पास आएगा साउंड कम्स फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लूट, ये तो ठीक है। नो 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 नो, सी और डी देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, डी गलत है, डी, इसका आ जाएगा डी। A positive charge is moving towards south in a space where magnetic field is pointing in the north direction. The moving charge will experience, moving charge जो है will experience, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, चार्ज साउथ की तरफ जा रहा है, फोर्स कितनी लगती है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 180 है भाई, 180 है तो नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यस, पेपर का जो लेवल था वो काफी अच्छा था और आपको करना चाहिए, ये ऐसे भागने से या छोड़ने से बात नहीं बनेगी ना। इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल एनफ इन ऑर्डर टू फेस एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एनी डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो इतना इस वीडियो में, अगली वीडियो में फिर एक और क्वेश्चन पेपर के साथ डिस्कस करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।